श्रीगुरुभ्यो नमः। हरि ओम। आज अपन सुश्रुत चिकित्सा चैप्टर नंबर 3 पढ़ेंगे। चैप्टर का नाम है भग्न चिकित्सा। हम इस चैप्टर को 4 सेक्शंस में कंप्लीट करेंगे। सेक्शन ए के अंदर हम बेसिक इंट्रोडक्शन देंगे। सेक्शन बी के अंदर अपन पैर से स्टार्ट करेंगे और अपने हाथ के नाखून तक जो जो बोन में फ्रैक्चर हो सकता है उसे पढ़ेंगे, या जिस जिस जॉइंट में डिसलोकेशन हो सकता है वो पढ़ेंगे। ठीक है, यानी बेसिकली चिकित्सा एक्सपेक्ट को हम शॉर्ट में डिस्कस करेंगे। उसके बाद थर्ड सेक्शन में करेंगे क्या कि जो जत्रु वाला एरिया है, जत्रु और जत्रु के ऊपर वाले एरिया में यदि कोई भी भग्न होता है, डिसलोकेशन होता है, तो हम उसे कैसे ट्रीट करेंगे उसके बारे में शॉर्ट डिस्कशन होगा। ठीक है, उसके बाद सेक्शन डी आ जाएगा। सेक्शन डी के अंदर हम क्या करेंगे, कुछ बेसिक गाइडलाइन देंगे कि कहीं अगर आप गिर पड़ जाओ तो हमें फर्स्ट एड के दिमाग में, हमारे तुरंत दिमाग में क्या सेट होना चाहिए। ठीक है, इस तरह से ये चैप्टर जो है भग्न चिकित्सा फिनिश हो जाएगा। आज अपन इस चैप्टर में जो है इंट्रोडक्शन वाले पार्ट से शुरुआत करते हैं। तो पहले एक बार रफली देख लेते हैं कि हम क्या क्या पढ़ेंगे इस चैप्टर में। ठीक है, तो मोस्टली ये चैप्टर जो है वो बोन्स के फ्रैक्चर और जॉइंट्स के डिसलोकेशन के ऊपर है। ठीक है, या तो कहीं बोन होगी तो टूट रही होगी, कोई जॉइंट की बात कर रहा होगा तो वो डिसलोकेट हो रहा होगा। फिर अब इसमें क्या है, क्या क्या चीजें हम जनरल बेसिक इंट्रोडक्शन में पढ़ेंगे, या बेसिक इंस्ट्रक्शंस क्या क्या होने चाहिए वो चीज की तरफ ध्यान देते हैं। तो टोटल 10 बातें अपन कर रहे हैं। पहली बोल रहे हैं कि भाई भग्न के पेशेंट के लिए नॉर्मल, अगर किसी को भग्न हो गया है तो उस पेशेंट के लिए आप उसके डाइट चार्ट पे क्या पथ्य और अपथ्य आहार विहार लिखोगे, जिसका उसे ध्यान रखना है ताकि उसकी अच्छी रिकवरी हो। ठीक। सेकंड, अगर मान लो कोई भग्न का पेशेंट है, उसको आपने पट्टी की हुई है, तो ऋतु के अकॉर्डिंग उस पट्टी का कितने कितने दिन में बदला जाना शेड्यूल करना है, क्योंकि वो भी आपको अपने पर्चे पे लिखना है कि भाई पेशेंट को कितने दिन बाद आना है पट्टी बदलवाने के लिए, क्योंकि पेशेंट को तो नहीं पता। ठीक है, फिर भग्न के पेशेंट की पट्टी आप टाइट बांधोगे, लूज बांधोगे या साधारण बांधोगे, इस चीज के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, वैसे इसका आंसर कैसा रहेगा, साधारण बांधते हैं हमेशा। भग्न की पट्टी जो है वो ना बहुत ज्यादा टाइट ना बहुत लूज बांधते हैं, साधारण बंद बांधा जाता है। फिर पट्टी बांध दिया आपने, और मान लो उस पट्टी बांधने के बाद परिषेक किससे करेंगे। ठीक है, तो यहाँ कुछ कुछ, जैसे भग्न में हमने जब पहले गण पढ़े थे तो वहां गणों में हमने कुछ गण पढ़े थे जो स्पेसिफिकली भग्न के लिए अच्छे थे, जैसे भगन, नग, न्यग्रोध आदि। तो न्यग्रोध आदि कषाय पढ़ा था। ठीक, उसके बाद अपन यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट योग पढ़ेंगे, गंध तेल, वो आ जाएगा। चक्र तेल, कोई अगर बहुत ही माइन्यूट और डीप वुंड होगा तो और जैसे मान लो साइकिल का तार है वो घुस गया और उसमें इतने माइन्यूट शार्प में अपन क्या करेंगे, चक्र तेल से पूरण किया जाएगा, तो वो क्या करेगा, उसको हीलिंग करने में हेल्प करेगा। फिर लघु पंचमूल से सिद्ध दूध जो है उससे भी परिषेक किया जा सकता है, कहाँ कैसे होगा वो अपन डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, फिर भगने के पेशेंट को अर्ली मॉर्निंग हमको कौन सा मिल्क शेक पिलाना है। ठीक है, मतलब बेसिकली ताकि भगन के पेशेंट की बोन्स जो है जल्दी रिकवर करें, तो हम उसे कौन सा मिल्क शेक देंगे, यानी अर्ली मॉर्निंग सुबह उसको दूध पिलाना है। दूध कैसा पिलाना है भाई, घृष्टिक क्षीर पिलाना है। अभी घृष्टिक क्षीर क्या होता है डिस्कस करेंगे। उस घृष्टिक क्षीर के अंदर उसे शेक बनाना है ना, खाली दूध नहीं देना, शेक बनाना है। शेक कैसे करेंगे, उसमें हल्का सा जो है मधुर औषध से सिद्ध घृत दे देंगे, यानी ऐसा घी जिसे मधुर औषध से सिद्ध कर रखा हो, तो वो क्या करेगा, संधान में हेल्प करेगा। ठीक है, संधानम विहतस्य दूध भी है। ठीक है, और घी के साथ अगर मधुर औषध दें तो मधुर औषध भी संधान कराने में हेल्प करेंगी। ठीक है, और उसके बाद बात कर रहे हैं कि भाई और क्या मिक्स करेंगे इसमें, 1 चम्मच लाक्षा चूर्ण, लाख नाम का एक प्लांट होता है, उसकी जो है चूर्ण निकाल करके उसका 1 चम्मच लाक्षा चूर्ण, क्योंकि लाख क्या करता है, बोन बोन के कैल्सिफिकेशन में बहुत जल्दी हेल्प करता है। तो 1 गिलास दूध में 1 चम्मच आपने डाला लाक्षा चूर्ण, 1 चम्मच डाला मधुर औषध से सिद्ध घी, उसको मिक्स किया और सुबह सुबह पेशेंट को जो है अर्ली मॉर्निंग आपने पिला दिया। ठीक है, फिर अपन बात करेंगे क्या कि भाई अगर मान लो बच्चा है, कोई कोई जवान है, कोई बूढ़ा है, ठीक है, तो उसमें कितने कितने महीने के अंदर हड्डी जुड़ जाएगी। मतलब बेसिकली महीना इंपॉर्टेंट नहीं है, बेसिकली एज फैक्टर के अकॉर्डिंग किसी की बोन्स जल्दी जुड़ जाती हैं और किसी की देर से जुड़ती हैं। तो उस हिसाब से क्राइटेरिया ध्यान रखना है। जब कोई पेशेंट आपसे पूछे डॉक्टर साहब मैं कितने दिन में लगभग लगभग ठीक हो जाऊंगा, तो एक रफ आइडिया बोलने के लिए होना चाहिए, उसकी एज देख करके बोल दो ठीक है भाई लगभग इतना वेट हमको करना है। फिर किस सीजन में
और किस एज ग्रुप में हमें भग्न जो है वो सुख साध्य होता है, यानी कौन सा सीजन ऐसा है जिसमें अगर भग्न हुआ तो जल्दी ठीक हो जाएगा, और कौन सा एज ग्रुप ऐसा है यानी बचपन, बुढ़ापा या जवानी, ठीक है, किसमें जो है भग्न जल्दी सुख साध्य हो जाता है, तो इस बारे में डिस्कस करेंगे। फिर टूटी हुई हड्डी को अगर सेट करना है तो मान लो कोई लंबी बोन है, थाई की बोन है या ह्यूमरस की बोन है, ये टूट गई, ठीक है, टूट के ऐसे बाहर आ गई, ठीक है। अब हमारा बेसिक टेक्निक क्या होती है, कोई भी लंबी बोन अगर टूट जाती है तो उसका बेसिक टेक्निक क्या होती है, सबसे पहले उसे खींचते हैं, ठीक है, खींचने के बाद उसको जो है क्या करते हैं, हम उसे सही जगह पे सेट करते हैं, दबाते हैं, मतलब पहले उसे खींचा, दबाया, ठीक, दबाने के बाद उसे क्या कर दिया, छोड़ दिया, और छोड़ने के बाद उसे बंद बांध दिया। बात समझ में आ गई, ठीक है। इसी को हम थोड़ा बेसिक टेक्निक को डिस्कशन करेंगे। फिर भाई अगर कोई संधि है जो या तो उत्कृष्ट हो गई है या विश्लिष्ट हो चुकी है, ठीक है, तो उस ऐसी संधियों की चुतियों को हिलाना नहीं है, बिल्कुल बहुत ज्यादा उसको मूव करना नहीं है। अगर नहीं मूव करना है तो करेंगे क्या, उत्कृष्ट और विश्लिष्ट संधियों को मूव नहीं करना है, स्पेशली उसमें क्या करना है वो हम डिस्कस करेंगे। फिर अब मान लो आप बाइक पे चल रहे थे, जर्क लग गया आपको, ठीक है, या बैठे बैठे आपकी कमर में क्या हुआ, वर्टिब्रल डिस्क जो है वो प्रोलैप्स हो गई, या हैवी वेट उठाने की वजह से लॉन्ग टर्म में वर्टिब्रल डिस्क प्रोलैप्स हो गई। तो ऐसी खिसकी हुई वर्टिब्रल डिस्क के साथ हमको किस तरह से टैकल करना है, या उन्हें कैसा, हमारा बेसिक आइडिया क्या रहना चाहिए ट्रीटमेंट के लिए, हम वो उस पर ध्यान देंगे, ठीक है। इस तरह से सेक्शन नंबर फर्स्ट जो है वो खत्म हो जाएगा। फिर सेक्शन नंबर बी की बात करेंगे। सेक्शन नंबर बी में हमने क्या कहा, सेक्शन नंबर बी में हमने कहा कि पैर से लेकर के हाथ के नाखून तक जो भी कुछ हड्डी टूट सकती है और जो कोई जॉइंट जिसमें डिसलोकेट हो सकता है, ठीक है, उसके बारे में हम बेसिक ट्रीटमेंट क्या हमारे दिमाग में चलना चाहिए वो हम सोचेंगे, ठीक है। जैसे अब देखो पैर में, देखो तो पैर में सबसे शुरुआत में क्या भाई, मेटाटार्सल, ठीक है। अगर मान लो मेटाटार्सल टूट गई तो क्या करोगे, ठीक है, मेटाटार्सल से थोड़ा ऊपर चलो, अगर एंकल जॉइंट टूट गया या एंकल जॉइंट डिसलोकेट हो गया, ठीक, क्योंकि जॉइंट है तो जॉइंट में हम तोड़ने की बात नहीं करेंगे, हम जॉइंट्स में डिसलोकेशन की बात करेंगे। अगर एंकल जॉइंट डिसलोकेट हो गया तो क्या करेंगे, लेग की बोन जो है, जिसको अपन क्या बोलते हैं, जंघा बोलते हैं, संस्कृत में इसको जंघा बोलते हैं, लेग को, यानी घुटने से लेके एंकल के बीच वाली जोन जो है, टिबिया फिबुला वाली, उसको जंघा कहा जाता है, और जो थाई है उसको उरू कहा जाता है। तो अगर लेग बोन या थाई बोन, ये सारी लॉन्ग बोन है, इनमें ये अगर टूट गई, ठीक है, और मान लो टूट गई तो क्या करेंगे, और अगर मान लो अपने फ्रैक्चर जोड़ा और गलत तरीके से फ्रैक्चर जुड़ गया तो क्या करेंगे, ठीक है, दोनों बातें हम डिस्कस करेंगे। फिर मान लो फीमर का हेड है, ठीक है, यानी आपका फीमर का जो हेड है वो एसिटाबुलम से निकल जाए, अच्छा बीच में एक जॉइंट रह गया नी जॉइंट, ठीक है, नी जॉइंट, एल्बो जॉइंट, ठीक है, इन सब के बारे में एक साथ डिस्कस करेंगे, क्योंकि दोनों अगर ये डिसलोकेट हो जाते हैं तो एक जैसी कहानियां बनती है, ठीक है। अब मान लो फीमर हेड पे आ जाओगे, फीमर हेड अगर अपने एसिटाबुलम से निकल जाए, ठीक है, तो क्या करना है, कैसे उसे ठीक करना है, ठीक। फिर अगर अगर कमर की जो हड्डी है, ठीक है, उसमें अगर च्युति हो जाए तो, यानी कमर कमर जो है वो वर्टिब्रल डिस्क जो है वो कमर की वो इधर उधर खिसक जाए, ठीक, सिएटिका वगैरह जिसे बोलते हैं ना। फिर उसके बाद बात कर रहे हैं क्या, अगर कमर से ऊपर उठे तो कमर के ऊपर कौन सी हड्डी, रिब्स के, हमने पीछे पीछे वर्टिब्रल कॉलम की डिस्क की बात कर ली, रिब्स की बात कर रहे हैं। अगर रिब्स में फ्रैक्चर हो जाए तो क्या करेंगे, ठीक है, बेसिक आइडिया हमारा क्या रहेगा। फिर हम कहाँ पर आ गए, इधर ह्यूमरस में। अब ह्यूमरस का हेड अगर डिसलोकेट हो जाए तो क्या करना है, ह्यूमरस और हमारी जो आर्म बोन है इसमें फ्रैक्चर हो जाए तो क्या करना है, एल्बो जॉइंट बीच में रह गया, फिर से एल्बो जॉइंट, नी जॉइंट और एंकल जॉइंट, ये सब डिसलोकेट हो जाए तो एक जैसी कहानियां बनती हैं, इसलिए सबको एक जैसा ही पढ़ेंगे। फिर एल्बो जॉइंट की बात, कार्पल, देखो कार्पल में 8 बोन्स होती हैं, इनके अंदर डिसलोकेशन होना बहुत रेयर होता है, इसलिए उसका डिस्कशन हम यहाँ नहीं करेंगे। फिर अपन बात करेंगे सीधे अगर मेटाकार्पल, मेटाकार्पल अगर टूट गई तो क्या करेंगे, ठीक है, फैलेंजेस की उंगलियां जो हैं, ठीक है, अगर वो अपनी जगह से डिसलोकेट हो जाएं तो क्या करेंगे, ठीक। फिर आखिरी क्या बचा हमारा, हमारे उंगली की नाखून, अगर हमारी उंगली की नाखून में कोई हथौड़ा पड़ जाए, ठीक है, और वो पस जाए, मतलब गंदी तरीके से उसको क्या हो जाए कि पिचक जाए, फिर पिस जाए, उसमें पस आ जाए, तो अपन तब अपन क्या करेंगे, उसे कैसे ठीक करें, ठीक है। इस तरह से हमारा ये क्या हो गया, पैर से लेकर के हाथ की नाखून तक जो कुछ भी हड्डी और जॉइंट्स में फ्रैक्चर या डिसलोकेशन पॉसिबल था, हमने उसके बारे में बात कर ली। फिर आएगा थर्ड सेक्शन। थर्ड सेक्शन में हम क्या करेंगे, ऊर्ध्व जत्रु यानी जत्रु और जत्रु के ऊपर वाले हिस्से में कोई भी डिसलोकेशन हो कैसा हो उसके बारे में डिस्कस करेंगे। इसमें क्या आएगा भाई,
कि क्लेविकल है, ठीक है, क्लेविकल है, अगर आप अगर क्लेविकल है किसी व्यक्ति की, यानी ये जत्रु है, ये ऊपर नीचे हो जाए किसी की, तो क्या करेंगे, ठीक है। अगर गर्दन है, ठीक है, गर्दन जो है, मान लो कुछ कोई भारी सामान पड़ गया, ठीक है, किसी व्यक्ति के ऊपर बहुत ज्यादा सारी सामान अचानक से गिर गया, कोई वेट गिर गया, ठीक है, तो उसके गर्दन अंदर धंस गई, तो उस केस में क्या करेंगे, ठीक है, गर्दन हो गया, गर्दन के बाद क्या बचा, तुरंत जत्रु, जत्रु कह रहे हैं, हनु, ठीक, यानी जॉ। अगर जॉ की संधि जो है वो डिसलोकेट हो जाए तो क्या करेंगे, ठीक है, और जॉ के ऊपर क्या आएगा, फिर जॉ के ऊपर आप, जॉ के बाद आ गए दांत, ठीक है, अगर दांत आपके हिल जाएं किसी वजह से तो क्या करेंगे, ठीक, दांत के बाद क्या आ गई हमारी नाक, ठीक है, नाक में अगर चोट लगे और नाक टेढ़ी हो जाए तो क्या करेंगे, ठीक, नाक के बाद देखो आंख वाँख में तो कुछ होने जाना नहीं, ठीक, उसके बाद बात करो कान, कान में अगर भग्न हो जाए, ठीक है, तो क्या करेंगे, तो कान में अगर भग्न हो जाए तो क्या करेंगे, सद्य क्षत के समान चिकित्सा की जाती है। कर्ण भग्न में सद्य क्षत के समान चिकित्सा की जाती है, बिकॉज कर्ण में कोई ऐसा कोई बोन तो है नहीं अंदर, वो तो इंटरनल ईयर में होती है, बाहर अगर टूट जाए, बाहर अगर कोई कटपट वो लग जाए, कर्ण भग्न हो, तो उसको सद्य क्षत के समान ही चिकित्सा करनी चाहिए। और सद्य क्षत में क्या करते थे, पित्तवत शीतल चिकित्सा करते थे, फिर सीवन वीवन करा करके पेशेंट को भेज देते थे। फिर क्या बात कर रहे, मतलब ये अकेला ऐसा भग्न है जिसके अंदर हमको चिकित्सा कैसी लिखी हुई है, सद्य क्षत के समान चिकित्सा लिखी हुई है, यानी पित्तवल शीतल चिकित्सा करनी है। फिर अपन क्या बात कर रहे हैं भाई, कान की बात करें, ऊपर हेड की, हेड की बोन्स में अगर मान लो क्रैक पड़ जाए, ठीक है, लेकिन कंडीशन क्या है, कंडीशन ये कि मस्तुलुंग का स्त्राव ना हुआ हो, ठीक है, यानी मस्तुलुंग स्त्राव हो गया दैट मीन्स सीवियर इंजरी है, लेकिन अगर हेड की बोन्स में थोड़ा मोड़ा क्रैक पड़ा है तब हम क्या करेंगे, ठीक है। देन उसके बाद बोल रहे हैं कि भाई ऊर्ध्व जत्रुगत भग्न में हम 4 प्रकार के उपक्रम पढ़ेंगे। कौन कौन से उपक्रम पढ़ेंगे, पीचू, कर्णपूरण, घृतपान और नस्य, यानी ऊर्ध्व जत्रुगत भग्न में 4 प्रकार के उपक्रम जो है वो फायदे होते हैं। पीचू कहाँ रखा जाता है, सर पे, कर्णपूरण कहाँ किया जाता है, कान में, घृतपान मुंह से देंगे, खाना खाने के बाद देंगे तो ऊर्ध्व जत्रुगत में हेल्प करेगा, ठीक है, नस्य नाक में, नासा ही शिरसोद्वारम, ठीक है। तो पीचू, कर्णपूरण, घृतपान और नस्य, ये 4 चीजें जो है, 4 उपक्रम किसके हैं, ऊर्ध्व जत्रुगत में काम आते हैं, ऊर्ध्व जत्रुगत भग्न में काम आते हैं, ठीक है। फिर हम बात करें किसकी, शाखा के भग्न में क्या हितकारी होगा भाई, शाखा के भग्न में अनुवासन बस्ती हितकारी होता है, ठीक है। यहाँ पर ये बात हमने सेक्शन सी की कर दी। फिर अब हम सेक्शन डी में जहां हमने कहा था कि कुछ इंपॉर्टेंट गाइडलाइन डिस्कस करेंगे, तो गाइडलाइन क्या है कि भाई इन जनरल अगर आप कहीं गिर पड़े, ठीक है, और गिर जाओ और फटाफट आप अगर उस जगह पर ठंडी बर्फ या ठंडा लेप लगा दो तो क्या होता है भाई, सूजन जल्दी नहीं आती, दर्द कम होता है, ठीक है। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है कि भाई अगर आप कहीं गिर पड़ जाओ और वहां पर जो है ब्लीडिंग ना हुई हो, लेकिन अंदर हो सकता है फ्रैक्चर हुआ हो, तो इस आप टाइमली हॉस्पिटल पहुंच जाओ, उसके लिए नेसेसरी क्या है कि आप या तो कोई ठंडी बर्फ या कोई ठंडा लेप, जो कुछ हो सके, कुछ भी ठंडा मिले उसको जो है जहां पर भी आप गिरे हो उस एरिया पर लगाना बड़ा ही होशियारी का काम, ठीक है। क्यों, क्योंकि इससे क्या होगा, ब्लड सप्लाई जो है वो स्लो हो जाएगी, ब्लड सप्लाई स्लो होगी, जो फ्लूइड एक्यूमुलेट होगा साइट ऑफ इंजरी पे वो भी कम होगा, तो सूजन भी कम होगी, दर्द भी कम होगा, और जो है मूवमेंट में दिक्कत नहीं आएगी थोड़ी देर बाद, वरना क्या होगा, इतना सूजन आ जाएगा और इतना पेन होगा कि पेशेंट मूव नहीं कर पाएगा उस जगह से, ठीक है। फिर हम बात करते हैं, अगर हड्डी टूटने की प्रोबेबिलिटी हो, आप गिरे आपको लगा है हो सकता है, तो फटाफट ट्रीटमेंट करवाना क्यों जरूरी है, मतलब कोई भी फ्रैक्चर को आपको इग्नोर नहीं करना है, आपने अगर बाहरी चिकित्सा करी और इंटरनल फ्रैक्चर हो गया, ठीक है, तो चांसेस जो हैं वो आपके लिए सीवियर बन सकते हैं, इसीलिए फ्रैक्चर्स का ट्रीट करना बड़ा ही आवश्यक है। क्यों आवश्यक है, डिस्कस करेंगे, ठीक है। फिर हड्डी का संधान अगर अच्छे से नहीं हुआ तो उसके क्या लक्षण है, सॉरी, अगर अस्थि का संधान ठीक से नहीं हुआ तो हम क्या करेंगे, जैसे हमने बोला कि भाई अपन क्या करते हैं, आच्छादन करते हैं, पीड़न करते हैं, ठीक है, उसके बाद छोड़ देते हैं और फिर बंधन कर देते हैं, ठीक। लेकिन अगर मान लो गलत तरीके से संधान हो गया तो हमें क्या करना है, उस एरिया को तोड़ना है, तोड़ के दोबारा से ठीक करना है, ठीक से बोन्स को लगाना है और फिर से उसके बाद उसे क्या बोलते हैं, करेक्ट करके बंधन कर देना है। लेकिन अगर मान लो संधान अच्छे से हुआ, ये हमें कैसे पता चलेगा, पेशेंट को कोई दर्द नहीं होना चाहिए, फ्रीली मूव करना चाहिए, और जो जो पार्ट टूटा है वो दूसरे पार्ट के साथ बराबर एकदम इक्वली मैच कर जाना चाहिए,
ठीक है। तो नो पेन, फ्री मूवमेंट एंड इक्वल टू द अदर हाफ ऑफ द बॉडी, ठीक है। तो ये है संधान, सही सही से अस्थि का संधान हुआ है उसके लक्षण, ठीक है। किसी भी तरह की वात व्याधि हो, ठीक है, भग्न हो, ठीक है, उसे लगा भी सकते हैं, उसे पी भी सकते हैं। ऐसा कौन सा ऑयल, मतलब एक ऐसा ऑयल जो है वो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे, भग्न वाले चैप्टर में, जो क्या बोलते हैं, वो सारी तरीके की वात व्याधियों में काम आएगा। सारे भग्नों में आप यूज कर सकते हो उसको, आप एक्सटर्नल यूज भी कर सकते हो उसको, आप इंटरनल यूज भी कर सकते हो। तो ऐसे तेल को हम कहते हैं तेलों का राजा, ठीक है। और ये तेल जो है उसका नाम है क्या, भग्न। भगन वाले में तो गंध तेल, ठीक है। तो न्यग्रोदाधि भग्न में काम आता है, गंध तेल भी भग्न में काम आता है, ठीक है। तो गंध तेल एक ऐसी चीज है, एज एन इम्पोर्टेंट ऑयल, आप सबको अपने अपने घर में, जो कोई अफोर्ड कर सकता है उसको, वो अपने घर में रखना चाहिए। इसको जो है हम यूज कर सकते हैं टाइम टू टाइम, ठीक। यहाँ हमने एक स्मॉल इंट्रोडक्शन इस चैप्टर का फिनिश कर लिया है। तो अब अपन सेक्शन ए से शुरू कर लेते हैं, ठीक है। तो सेक्शन ए क्या कह रहा है कि भाई भग्न के पेशेंट में पहला सवाल क्या, कि भग्न के पेशेंट के लिए आप क्या पथ्य और क्या अपथ्य आहार बताओगे, ठीक है। तो देखो पथ्य आहार में क्या बताना है भाई, श्लोक लिखा हुआ है, बुक में चेक करो अपनी अपनी, ठीक। शाली मांस रस क्षीरम सर्पी यूषः स सतीनजः, ठीक। भृंगणम च अन्नपानम स्यात् देयम भग्नाय जानता, यानी जो भी व्यक्ति को भग्न हुआ है उसको आप शाली मांस, शाली चावल, मांस रस क्या करवाएगा, तर्पणिया नाम, ठीक है, क्योंकि भग्न का पेशेंट कमजोर हो जाता है तो मांस रस देते हैं तर्पण के लिए। शीर संधानम विहतस्य होता है इसलिए देंगे। और सर्पी, शीर और सर्पी हमने बोला, शीर सर्पी और लाक्षा का क्या देते हैं, सुबह सुबह मिल्क शेक देते हैं तो वो भी काम आएगा, ठीक है। और यूश क्या होगी, दाल, पाचन में लाइट होगी और प्रोटीन्स की सही रिक्वायरमेंट जो होगी वो फुलफिल हो जाएगी, ठीक है। फिर उसके बाद क्या बोल रहा है, भ्रंगणम च अन्नपानम स्यात्, ऐसा अन्नपान तो देना है जो भ्रंगण करवाए, लेकिन वो ध्यान रहे पाचन में कैसा होना चाहिए, लघु होना चाहिए। भ्रंगणम च अन्नपानम स्यात् देयम भग्नाय जानता, स्टेटमेंट एकदम सही। फिर अपथ्यम, क्या नहीं देना है, ऐसी चीज नहीं देनी है जो या तो वात को बढ़ाए या पित्त को बढ़ाए। क्यों, क्योंकि वात को बढ़ाएगा तो दर्द ज्यादा होगा और पित्त को बढ़ाएगा तो जो है वो इन्फ्लामेशन जो है वो ठीक नहीं होगी, ठीक। तो लवण, कटु, अम्ल, लवण कटु तीनों रस कैसे हैं, पित्तवर्धक है, नहीं देने हैं, ठीक है। क्षार पित्तवर्धक है, वो भी नहीं देना है। मैथुन कराएंगे तो वात बढ़ जाएगी, अगर धूप में रहेगा तो आतप सेवन करेगा तो पित्त बढ़ जाएगा, व्यायाम ज्यादा करेगा तो भी वात बढ़ जाएगी, और रूक्ष अन्न का सेवन करेगा तो, बिना घी के सेवन करेगा, रूक्ष अन्न का सेवन करेगा तो भी वात बढ़ेगी। तो अपथ्य में क्या लिखता है, लवणम कटुकम क्षारम अम्ल मैथुनम आतपम व्यायाम च न सेवेत भग्नो रूक्षान्नम एव च, ये सब चीजें नहीं करनी है, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन, किस ऋतु में कितने कितने दिन पर बंधन बांधना चाहिए, ठीक है। मतलब डिपेंडिंग ऑन द सीजन हमें किसी ऋतु में जल्दी बंधन खोलना पड़ेगा ताकि क्लेद ना हो जाए, और किसी ऋतु में क्लेद के चांसेस नहीं है तो उसमें हम थोड़ा एक्सटेंड भी कर सकते हैं, ठीक है। तो देखो क्या लिखता है, कि भाई सौम्य ऋतु जो हो, यानी जो ठंडी ऋतु है, ठीक, वहां पर तो क्या बोल रहा है कि भैया ठंडा भाव रहता है, ठंडा भाव रहता है तो क्लेद का भाव नहीं होगा, पसीना भी नहीं आएगा, इसलिए रिलेटिवली हम ज्यादा दिन तक पट्टी बांध सकते हैं। फिर आती है साधारण ऋतु, साधारण ऋतु में सौम्य ऋतु के कंपैरिजन में थोड़ा ठंडा भाव कम होता है, क्लेद और स्वेद के चांसेस थोड़े ज्यादा होते हैं, तो सौम्य के कंपैरिजन में इसमें थोड़ा जल्दी पट्टी बांधनी पड़ेगी। और फिर होती है आग्नेय ऋतु, आग्नेय ऋतु में क्या भाई कहानी, भाई गर्मी वगैरह का सीजन है, वर्षा वगैरह का सीजन है, तो क्या है भाई ऐसे में हमको ध्यान रखना है कि भैया स्वेद और क्लेद का भाव ज्यादा, जिसकी वजह से पट्टी को ज्यादा दिन तक बांधा छोड़ना हमारे लिए नुकसानदेह होगा, ठीक है। इसीलिए हमें क्या करना है, 3-3 दिन पर पट्टी बांधनी है, या 3-3 दिन पर पट्टी बदलने को पेशेंट को बोलना है, ठीक है। भग्न का पेशेंट किस ऋतु में आया है इस हिसाब से पट्टी भी जो है वो 3-3 दिन पर बदलनी है, ठीक है। तो 3-3 दिन पर बदलनी है किसमें, आग्नेय ऋतु में सबसे कम टाइम, ठीक है। 5-5 दिन में बदलेंगे किसमें, साधारण 3-3 दिन पर बदलेंगे आग्नेय ऋतु में, 5-5 दिन में बदलेंगे साधारण ऋतु में, और 7-7 दिन में, एक एक हफ्ते में बदलेंगे किसमें, ठंडों में। बात समझ में आ गई।
तो देखो श्लोक क्या लिखता है, सप्त आहात अथ सप्त आहात सौम्येषु ऋतुषु बंधनम, 7 7 दिन से सौम्य ऋतु में बंधन को बांधना चाहिए या बदलना चाहिए। साधारणेषु कर्तव्यम पंचमे पंचमे अहनि, ठीक है, 5 5 दिन में कर्तव्य है हमारा क्या, साधारण ऋतु में जो है पट्टी बदलने का। आग्नेयेषु त्रिहात कुर्यात भग्न दोष वशेन व, वशेन मतलब कपड़ा, ठीक है, तो भग्न दोष में आग्नेय ऋतु में त्रिहात 3 3 दिन पर हमें क्या करना चाहिए, कपड़ा उसका बदलना चाहिए, यानी कि जो हमने बंधन बांधा है, पट्टी बांधी है, वो बदलनी, ठीक है। अगला, अब पट्टी जो बांधेंगे वो कैसी बांधेंगे, हमने आंसर दे दिया, साधारण बंध बांधा जाता है भग्न में। नेक्स्ट, परिशेक बांध के, भाई आप मतलब परिशेक मतलब आपने पट्टी बांधी, पट्टी बांधने के बाद आपको क्या करना है, कोई जगह टूट गई, बोन टूट गई, हमने पट्टी वट्टी बांध करके हमें उसका क्या करना है, परिशेक करना है। उस परिशेक से क्या होगा, उस परिशेक से होगा उसका सेक होगा, धीरे 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 दवाई जो है वो उसका हीलिंग करने में हेल्प करेगी, ठीक है। तो किस किस तरीके से हम परिशेक कर सकते हैं, तो देखो श्लोक पढ़ो। पर एक योग तो क्या बोला, हमने पहले ही पढ़ा है, न्यग्रोधादि गण भग्न में दिया जा सकता है, तो न्यग्रोधादि तु सुशीतम परिशेचे परिशेचने, ठीक है, यानी ठंडा न्यग्रोध आदि का जो कषाय होगा उससे परिशेक करना है, गर्म कषाय यूज नहीं करना है। कषाय बना लो, फिर उसे ठंडा करो, ठंडा यानी एक नॉर्मल टेम्परेचर पर रखो और फिर उससे परिशेक करो, ठीक है। फिर पंचमूली विपक्वम तु क्षीरम कुर्यात सवेदने, यानी ये भी ठंडा दूध लेना, ठंडे दूध को किससे सिद्ध कर लिया, पंचमूल से, ठीक है, पंचमूल से सिद्ध कर लिया। तो मुझे पंचमूल पता है क्या होता है, वात शामक होता है, ठीक है, कोई सा भी पंचमूल ले लो, चाहे लघु पंचमूल चाहे बृहत पंचमूल, दोनों के दोनों क्या है, वात शामक होते हैं, ठीक है। लघु पंचमूल वात पित्त शामक, बृहद पंचमूल वात कफ शामक, ठीक है। तो खाली यहाँ पे क्या लिखा है, पंचमूली विपक्वम तु क्षीरम, ऐसा क्षीर जिसको पाक किया हो किसके साथ, पंचमूल के साथ, उसको क्या करना है आपको, उससे भी वेदना के ऊपर, उससे वेदना में, यानी अगर वेदना वाला हो तो उसमें पंचमूल से सिद्ध जो है क्षीर जो है उसका परिशेक करना है भग्न में। फिर उसके बाद क्या लिखता है, सुपोषणाम अवचार्या व चक्र तेलम विजानत, यानी चक्र तेल से आप क्या कर सकते हैं, चक्र तेल को क्या कर रहे हैं, सुपोषण करके, यानी कुछ दिन बाद, ठीक है, इमीडिएट है तो हमेशा ठंडा ठंडा परिचरण नहीं करना है, एक आध दिन के बाद जब उसकी हीलिंग थोड़ी थोड़ी स्टार्ट हो जाए तब हम सुपोषण चक्र तेल से अपन क्या कर सकते हैं, उसको भर सकते हैं, यानी उसका सेशन कर सकते हैं, तो वो भी भग्न को ठीक करेगा, ठीक है। तो भग्न की चिकित्सा में कौन सा गण पढ़ लिया हमने, न्यग्रोधादि गण, और क्या पढ़ा, कौन से सिद्ध दूध पढ़ा, पंचमूल से सिद्ध दूध, और कौन सा तेल पढ़ा, चक्र तेल पढ़ा, और एक स्पेशल तेल लास्ट में आएगा चैप्टर के एंड में, उसका नाम क्या होगा, गंध तेल, ठीक है, तेलों का राजा, ठीक। अच्छा, इसमें एक तेल आया है चक्र तेल, चक्र तेल हम जो है कहाँ कहाँ पढ़ेंगे भाई, या इससे पहले भी हमने कहाँ कहाँ पढ़ा, देखो जब कभी भी कोई भी दूर अवगाढ़ सूक्ष्म व्रण हो, यानी यानी कोई ऐसा व्रण जो बहुत ही पतला और बहुत लंबा हो, ठीक है, इन दैट केस सिनेरियो हम चक्र तेल जो है उसमें भरेंगे, ठीक। हमने पहले चैप्टर जो पढ़ा था उस चैप्टर में हमने इस चक्र तेल का मेंशन वहां किया था, दूर अवगाढ़ सूक्ष्म व्रण में हमने इसे भरा था। फिर जो भग्न हो गया तो उसमें भी सुपोषण चक्र तेल हमने अभी पढ़ लिया। आगे एक बीमारी आएगी जिस बीमारी का नाम होगा चिप, इस चैप्टर में नहीं आएगी लेकिन हम आगे पढ़ेंगे सुश्रुत संहिता, ठीक है। चिप रोग की चिकित्सा में भी हम किसका यूज करते हैं, चक्र तेल का यूज करते हैं। तो चक्र तेल का यूज हमने 3 जगह पढ़ लिया, सूक्ष्म अवगाढ़ व्रण के अंदर पढ़ लिया, भग्न में भी चक्र तेल दिया जा सकता है, और चिप रोग में भी हम चक्र तेल का इस्तेमाल करते हैं। फिर भग्न के पेशेंट को अर्ली मॉर्निंग कौन सा दूध पिलाना है हमने डिस्कस कर लिया, 1 गिलास दूध लिया, घृष्टिक क्षीर। अब ये घृष्टिक क्षीर का मतलब क्या होता है, घृष्टिक क्षीर मतलब होता है ऐसी गाय जिसका पहला प्रसव हुआ हो, यानी नया प्रसव जिसका हुआ हो पहले, तो घृष्टिक क्षीर मतलब ऐसी गाय जिसका क्षीर पहला, तो मतलब वो क्या होगा, कोलेस्ट्रॉल रिच, काफी अच्छा जो है इम्यूनिटी वाला, वो उसको हेल्प करेगा ग्रोथ करने में। तो घृष्टिक क्षीर जो है वो टूटी हुई हड्डियों में हेल्पफुल होता है। तो घृष्टिक क्षीरम सर्पिकम मधुर औषध साधितम, ऐसा सर्पी जो मधुर औषध से सिद्ध हो उसको घृष्टिक क्षीर के साथ शीतलम लाक्षया युक्तम, यानी उसके बाद उसको शीतल करके लाक्षा के साथ मिक्स करके हमें वो दूध जो है वो पिलाना है। भग्नम पिबेत नरः, तो भग्न में घृष्टिक क्षीर
और मधुर औषध से सिद्ध घी और उसमें 1 चम्मच डाल दिया लाक्षा। ठीक है, तो चरक में क्वेश्चन आ जाए, चरक में घृष्टिक क्षीर हमने कहाँ पढ़ा था? तो चरक में घृष्टिक क्षीर जो था वो हमने पढ़ा था एक योग के अंदर, जिस योग का नाम था महाकल्याणक घृत। उन्माद चिकित्सा चैप्टर है, उसके अंदर एक योग है महाकल्याणक घृत, उसके अंदर हमने घृष्टिक क्षीर जो है वो डाला था। तो 2 बातें याद हो गई। सुश्रुत के अंदर घृष्टिक क्षीर कहाँ दिया? भग्न के पेशेंट में जिनकी हड्डियां टूट गई हैं। और चरक के अंदर घृष्टिक क्षीर कहाँ डाला? महाकल्याणक घृत में, जो कि उन्माद रोग की चिकित्सा में रोगाधिकार है महाकल्याणक घृत का। ठीक है, और जब अपन महाकल्याणक घृत का योग देख लें उन्माद चिकित्सा, तो उसके ठीक नेक्स्ट जो योग है उस योग को देखना, उस योग का नाम होगा लहसुनादि घृत। क्या नाम होगा? लहसुनादि घृत। लहसुनादि घृत जो है वो भी उन्माद चिकित्सा में दिया जा रहा है, लेकिन उसके अंदर देखो क्या लिखा है, गवा चर्म मसी। गवा चर्म मसी मतलब गाय के चर्म की राख। ठीक है, तो गवा चर्म मसी जो है वो कहाँ डाली? लहसुनादि। लहसुन भी गंदा और गाय की स्किन जो है वो जला करके डालोगे तो गाय की स्किन जलाना भी गंदी बात। तो लहसुनादि घृत गवा चर्म मसी में डाला, गवा चर्म मसी को लहसुनादि घृत में डाला। ठीक है, और कल्याणक घृत के अंदर क्या डाला हमने? घृष्टिक क्षीर। ठीक है, कल्याण अच्छी बात और गाय का दूध भी क्या है? अच्छी बात। ठीक है, तो गाय के दूध घृष्टिक क्षीर को डाला महाकल्याणक घृत में, और गाय के चर्म को की मसी को किसमें डाला हमने? लहसुनादि घृत में। दोनों ही बातें उन्माद चिकित्सा में हमने चरक के अंदर पढ़ी थी। खैर, ये बातें इस चैप्टर से अलग थी, रिवीजन हो गया। अच्छा, इधर भग्न के चैप्टर के अंदर हमने जो मिल्क मिलाया उसमें लाक्षा चूर्ण दिया। ठीक है, वाग्भट के अंदर जो लाक्षा है वो अग्रे प्रकरण में पढ़ते हैं और वहां साफ साफ लिखा हुआ है लाक्षा क्या है? सद्य क्षतज्ञाना। सत्य क्षत हो गया हो तो उसको जीतने में कौन हेल्प कर देगा? लाक्षा हेल्प कर देगा। तो इसका मतलब वाग्भट ने जो लाक्षा को सद्य क्षतज्ञा नाम बोला वो इधर भग्न वाले चैप्टर से ही पकड़ के बोला कि हड्डियां टूट गई हों तो सद्य क्षत हो गया होगा, तो सद्य क्षत को हरने में सद्य क्षतज्ञा नाम कौन श्रेष्ठ? लाक्षा। ठीक, फिर अपन बात कर रहे हैं किसकी? भाई बच्चा है, जवान है, बूढ़ा है, इनमें अगर हड्डी टूटी और पेशेंट हमसे पूछ रहा है कि बैद जी मेरे कितने दिन के अंदर मेरी हड्डी जुड़ जाएगी, ठीक है, तो आपको एक रफ एस्टिमेट लगा के देना है कि भैया अगर बच्चा है तो उसमें 1 महीना लग जाता है, अगर कोई मध्यम आयु का है तो उसमें 2 महीने लग जाते हैं, और वृद्धावस्था है तो उसमें 3 महीने लग जाते हैं। एक रफ आइडिया आप बोल सकते हो। कहने का मतलब क्या है कि बच्चों में कफ की अवस्था होती है इसलिए उनके बोन जो है वो जल्दी रिकवर कर जाते हैं। जवानी में धातुएं जो है वो बलिष्ठ होती हैं इसलिए उनका फ्रैक्चर कंपैरेटिवली बूढ़ों से जल्दी रिकवर हो जाएगा, लेकिन बूढ़ों के अंदर वायु की वृद्धि हो रखी होती है ऑलरेडी और धातुओं का क्षय हो रखा होता है, इसलिए उनकी रिकवरी सबसे लेट होती है। ठीक है, तो सबसे फास्ट रिकवरी बोन की बच्चों के अंदर 1 महीने के भीतर। प्रथमे वयसी यानी पहली वय किसकी? बच्चे की। प्रथमे वयसी तू एवं मासात संधि स्थितो भवेत, यानी 1 मास के अंदर संधि अपनी जगह पर, यानी संधि मतलब जुड़ना। ठीक है, हड्डियां जुड़ जाती हैं और स्थित हो जाती हैं अपनी जगह पे। मध्य में द्विगुणात, यानी मध्य में कितना होता है? 1 मास की जगह 2 मास। एक मतलब प्रथमे वयसी में मासात लिखा तो इसमें 2 मास। और कालात उत्तरे, जिनका काल निकल गया हो, मतलब इनका काल निकल गया बूढ़े लोगों का, कालात उत्तरे त्रिगुणात स्मृतः, यानी उसमें 3 मास लग जाते हैं। बात समझ में आ गई? ठीक है, फिर अपन बात करें किस ऋतु में और किस एज ग्रुप में भग्न जल्दी सही होता है। तो भैया जो बच्चे होते हैं उनके अंदर सेल की ग्रोथ तेजी से होती है, तो प्रथमे वयसे में भग्न जो है वो जल्दी ठीक हो जाता है। ठीक है, और अगर कोई भग्न हो जो अल्प दोष से युक्त हो तो भी वो जल्दी ठीक हो जाता है। और अगर ऋतु पूछो किस ऋतु में जल्दी ठीक हो जाएगा, तो सीधी सी बात है, सबसे बलवान वाली ऋतु हम कौन सी मानते हैं? शिशिर ऋतु मानते हैं या हेमंत ऋतु मानते हैं। ठीक है, पर फिर भी अगर हमें कोई एक आंसर टिक करना हो तो हम शिशिर ऋतु टिक करेंगे। क्यों? कारण समझो इसका। हेमंत ऋतु टिक नहीं करना। हेमंत यानी शिशिर ऋतु में होने वाला भग्न सुख साध्य होता है। पहले तो ये बात दिमाग में रखो। श्लोक पढ़ लेते हैं। प्रथमे वयसी तु भग्ने कर्म आदिशु, ठीक है, जल्दी से अच्छे से जो है ठीक हो जाता है। प्रथमे वयसी वाला बच्चे वाला। अल्प दोषस्य जंतहस्तु, यानी अल्प दोष वाला भी जल्दी ठीक हो जाता है। और काले च शिशिरात्मके, शिशिर वाला जो काल होता है उसमें भी जल्दी सुख साध्य हो जाता है। अब इस बात को समझो, हेमंत क्यों नहीं किया हमने?
क्यों? क्योंकि देखो शिशिर ऋतु जो है उसके अंदर ठंड वाला भाव भी है। ठीक है, क्यों? क्योंकि वो हेमंत ऋतु के समान है। तो ठंड वाला भाव है तो क्लेदता नहीं आएगी तो कफ जो है जमा रहेगा तो हमारी हीलिंग जल्दी हो जाएगी। और आदान काल है तो आदान काल होने की वजह से उसमें क्या होता है, रूक्ष गुण भी होता है। तो इसका मतलब क्या होगा कि भाई जो घाव है वो जल्दी सूखेगा, यानी हीलिंग उसकी जल्दी हो। तो घाव जल्दी सूखता भी है और ज्यादा स्वेटिंग नहीं हो रही है तो क्लेदता का भाव भी नहीं, मतलब आदान काल होते हुए भी उसमें शीतलता का भाव है तो क्लेद वाला अवगुण नहीं आया शिशिर ऋतु में। ठीक है, लेकिन वहीं यहाँ हेमंत ऋतु की बात करें तो उसके कंपैरिजन में थोड़ा ज्यादा रूक्ष है कौन, शिशिर ऋतु। क्यों? क्योंकि आदान काल चालू हो गया। ठीक है, तो शिशिर ऋतु के पास दो फायदे हो जाते हैं ना, हेमंत ऋतु के समान उसमें क्लेदता नहीं है और आदान काल होने की वजह से रूक्ष हो जाता है, तो दोनों की वजह से जल्दी हीलिंग हो जाती है। ठीक है, रूक्ष होने की वजह से घाव हील जल्दी होता है और क्लेद ना होने की वजह से भाई बोन के अंदर जो है वो जल्दी से कोई इन्फेक्शन इन्फ्लेमेशन जो है वो ज्यादा देर रुकती नहीं। ठीक है, खैर अब हमने नेक्स्ट बात करी। नेक्स्ट बात क्या कह रहा है भाई कि मान लो किसी की टूटी हुई हड्डी है, उसको सेट करना है, उसका बेसिक टेक्निक क्या है, इसके बारे में अपन बात करेंगे नेक्स्ट सेशन में। अभी के लिए इसको यहीं पे ड्रॉप कर देते हैं। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। रागादिरोगान् सततानुषक्तान् अशेषकाय प्रसृतान् शेषान् औत्सुक्यमोहारतिदान् जघान यो पूर्ववेद्याय नमोऽस्तु तस्मै।